हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी, आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन में हर टाइप का एमसीक्यूज इस वीडियो में आपको करवा रही हूँ। ईएसआईसी के एग्जाम के लिए अब आपके पास 2.5 मंथ्स बचते हैं। नॉर्सेट 7 की भी डेट आउट हो चुकी है एंड आरआरबी की तो आप चल ही रही है। सो जो बच्चा इनकी प्रैक्टिस कर रहा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलरली आप ऐसे ही एमसीक्यूज देख पाए। 170 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं एंड 171 एमसीक्यू हम आज करने जा रहे हैं। हर टाइप का एमसीक्यू मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जिसमें हम हर एक टॉपिक करेंगे और सारे हर एक थ्योरी में से एमसीक्यूज करेंगे। ये है 1499 का बैच। सो आप फटाफट से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास है फुल थ्योरी बैच जो कि ऑल इन वन बैच है, जिसमें आपको हर एक थ्योरी, एनाटमी और सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू सब कुछ करवाया जाएगा। ऑल इन वन बैच है 2499 का। सो आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएसआईसी के एग्जाम की, आरआरबी की एंड नॉर्सेट की। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दोनों बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। दोनों ही बैचेस लाइव मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज दोनों में ही है एंड आपको इसमें साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी मिलने वाली हैं। सो अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो पहला ही क्वेश्चन है, द क्लाइंट हैज अंडरगॉन अ thyroidectomy, the nurse monitor for sign of damage of parathyroid gland post operative. Which of the following would indicate damage of parathyroid glands? कह रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसकी थायरोडेक्टमी हुई है, ठीक है ना, थायराइड रिमूवल हुआ है। उस पेशेंट का जो है साइन दिखाई दे रहा है कि पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो डैमेज हो गई हैं। ऐसा कौन सा साइन देखने को मिलेगा जिससे पता चलेगा पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है डैमेज हो गए हैं? आपको पता है ये हमारी जो बटरफ्लाई शेप के थायराइड ग्लैंड होता है, जिसके बीच में 4 ऐसे करके पैराथायराइड ग्लैंड्स बने हुए होते हैं। अगर बाई चांस आप इन थायराइड्स का रिमूवल करते हो, ठीक है ना, रिमूवल करते हो या फिर पार्शियल रिमूवल करते हो, पार्शियली मतलब हाफ या फिर सब टोटल रिमूवल करते हो, चांसेस होते हैं कि जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं उनको डैमेज हो जाए या फिर वो रिमूव हो जाए, ठीक है ना, डैमेज हो जाए या फिर वो जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है वो रिमूव हो जाए। पैराथायराइड ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल जो है वो रेगुलेट करके रखते हैं ये, ठीक है ना, कैल्शियम का लेवल जो है रेगुलेट करते हैं, प्लस विटामिन डी की जो है ये कन्वर्जन करवाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा साइन जो है हमें पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में बताएगा कि वो डैमेज हो गए हैं। हॉर्सनेस, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेक पेन। देखो जब भी पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है रिमूव होते हैं उधर चांसेस होते हैं टेटने होने के, ठीक है ना। और टेटने का यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज अ टिंगलिंग अराउंड द माउथ। जो टिंगलिंग अराउंड द माउथ है वो जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ये अगर किसी को हो रहा है तो वो कहेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे माउथ के अराउंड ना टिंगलिंग हो रही है, मतलब ऐसे नीडल्स जैसे चुभ रही हैं और हल्की फुल्की जैसे इरिटेशन हो रही है। इट मीन्स कि देयर इज अ चांसेस कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव हो चुके हैं। जो ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इज योर टिंगलिंग अराउंड द सेकेंड। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखो, क्लाइंट विद द अस्थमा इज एन रेस्पिरेटरी सीवियर डिस्ट्रेस पे है वो। नर्स शुड मेंटेन द क्लाइंट इन विच पोजीशन? तो अस्थमा वाला पेशेंट है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो नर्स इस पेशेंट को किस पोजीशन में मेंटेन करके रखेगी? सिटिंग अपराइट, साइड लाइंग, सुपाइन एंड प्रॉन। देखो यहाँ पे अगर फाउलर्स पोजीशन लिखा हुआ तो चॉइस ऑफ जो हमारी पोजीशन होती है दैट इज सेमी फाउलर्स, पर अब यहाँ पे नहीं लिखा तो सिटिंग अपराइट। ये क्यों देते हैं? बिकॉज इससे क्या होता है, एक तो लंग एक्सपेंशन अच्छे से हो जाती है। लंग एक्सपेंशन होगी तो लंग्स अच्छे से इन्फ्लेट हो रहे हैं तो गैस एक्सचेंज अच्छे से होगी, और इन्फ्लेट होने की वजह से जो है पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है वो नहीं होगा। जो ऑप्शन राइट रहेगा इज ऑप्शन नंबर 1। सुपाइन एंड प्रॉन पोजिशन में तो जो लंग्स है वो थोड़े से इन्फ्लेट प्रॉपरली नहीं होते, तो हम ये तो नहीं देंगे। साइड लाइन पोजिशन में भी जो है हम नहीं देंगे पेशेंट को, बिकॉज ये भी पेशेंट को इतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। पर हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ये कम करना है, जो कि ओनली सिटिंग अपराइट पोजीशन पे प्रॉपर लंग एक्सपेंशन पे ही हो सकता है। नेक्स्ट है, द प्राइमरी कॉज ऑफ एब्डोमिनल असाइटिस इन अ पेशेंट विद लिवर सिरोसिस। पहला कॉज क्या होता है एब्डोमिनल असाइटिस का? अगर पेशेंट है सिरोसिस ऑफ लीवर का, सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट में एब्डोमिनल असाइटिस जो है कॉम्प्लिकेशन होती है, इसमें लिख लेना
कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है ना। अब सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, सो आपको पता है कि इसी में ही एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन फॉर्म होता है। अब देखो लीवर के सेल्स तो हो गए सिरोसिस वाले, मतलब कि डैमेज हो गए, तो इतना एल्ब्यूमिन फॉर्म नहीं होगा। सो एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर जो है मेंटेन करके रखता है बॉडी में, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है बॉडी में। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, बॉडी के फ्लूइड्स को उनकी स्पेसिस पे रखता है, लीकेज नहीं होने देता। सो अब देखो सिरोसिस की वजह से एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को फ्लूइड फिल्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी, जिसको हम कहते हैं असाइटस होगा। सो देखते हैं इसका कॉज क्या होगा, इंक्रीज्ड वेसोप्रेसिन लेवल एंड इंक्रीज्ड सीरम सोडियम लेवल, डिक्रीज सीरम एल्डोस्टेरॉन लेवल और डिक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। सो देखो अगर हम वेसोप्रेसिन की बात करें, सो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर रिटेंशन होगी, पर इसमें कॉमनली असाइटस नहीं देखा जाएगा। पर यहाँ पे लीवर सिरोसिस की बात हो रही है, सो अगर एल्ब्यूमिन का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, सो जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से पेशेंट की इंटरस्टेशियल स्पीसीज पे क्या होने लग जाती है, फ्लूइड लीकेज, क्या होने लग जाती है, फ्लूइड लीकेज, जिसकी वजह से पेशेंट को असाइटस देखा गया है। प्राइमरी कॉज ही ये होता है, मोस्टली जो असाइटस है वो सिरोसिस ऑफ लीवर वाले पेशेंट में ही देखा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफेयर विद वूंड हीलिंग, तो इनमें से क्या चीज़ जो है इंटरफेयर करेगी वूंड हीलिंग में, मतलब वूंड हीलिंग प्रॉपरली नहीं होने देगी। कंस्ट्रक्शन बैंडेज, हाई प्रोटीन डाइट, कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन, मॉडरेट एक्टिविटी। सो देखो अगर मॉडरेट एक्टिविटी करेगा सो इट्स गुड्स कि ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपरली होगा। सो अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा तो इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसकी वूंड हीलिंग प्रॉपरली होगी। अगर वो क्लीन एरिया रखेगा तो जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, किसका, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा और वूंड हीलिंग प्रॉपरली होगी। हाई प्रोटीन डाइट जो है बहुत हेल्प करती है जो है वूंड हीलिंग में। पर अगर आप बहुत टाइट कंस्ट्रक्टिव बैंडेज लगाओगे, बहुत ही टाइट बैंडेजेस करोगे, सो जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, वूंड हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। सो जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा वो इंटरफेयर करेगा पेशेंट की वूंड हीलिंग में। चलो नेक्स्ट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। सो कह रहा है डोज ऑफ एंटी डी इंजेक्शन इन रोगम इज। सो जो एंटी डी इंजेक्शन लगता है, अब ये एंटी डी इंजेक्शन जो है इसका नाम ये भी पूछ सकते हैं कि एंटी डी इंजेक्शन कौन सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं रोगम। सो ये जो इंजेक्शन है ये लगता किसको है, ये भी पूछ सकते हैं। सो ये जो इंजेक्शन है ये किसको लगता है, जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है मदर एंड बेबी में, ठीक है ना, RH इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है मदर एंड उसके बच्चे में प्लस बेबी में, ठीक है। सो ये हम लगाते हैं मदर को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लगता है अगर पहले ही पता है, और आफ्टर डिलीवरी भी लगता है। तो अभी तो इन्होंने हमसे पूछी है कि इसकी डोज कितनी होती है। सो 300 माइक्रोग्राम विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 200 माइक्रोग्राम्स विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, after delivery, 100 microgram within 24 hours of delivery and 75 माइक्रोग्राम विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। सो देखो इसका जो डोज होता है दैट इज 300 माइक्रोग्राम विद इन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको, डिलीवरी के बाद के 72 आवर्स के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जो कि डोज होती है 300 माइक्रोग्राम की। सो अब आप में इसमें से 3 क्वेश्चन बन गए हैं कि एंटी डी इंजेक्शन होता कौन सा है, पहला तो रोगम होता है, एंटी डी इंजेक्शन की डोज क्या होती है, और ये लगता किसको है। सो ये 3 क्वेश्चंस बन गए हैं। सो इस क्वेश्चंस को आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो उससे पहले अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है सो आप लोग बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें मैं खुद से आप लोगों को स्टडी करवाती हूँ। 2 बैचेस है मेरे पास, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच। अगर आप खुद से थ्योरी करना चाहते हो और मेरे से सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट्स के करना चाहते हो तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं हर एक सब्जेक्ट से आपको MCQs कराऊंगी प्लस हर एक सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराऊंगी। ये बैच है 1499 का 3 मंथ्स का बैच है। ये फुल फ्लेज्ड बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। टेस्ट सीरीज आपको इसके बीच में मिलेंगी प्लस डाउट क्लासेस भी होती हैं। सेकंड जो बैच है वो है फुल थ्योरी बैच, जो कि ऑल इन वन बैच है जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी भी, अनाटमी भी हम इसी में ही करने वाले हैं प्लस हम MCQs भी करने वाले हैं। सो ये ऑल इन वन बैच है। ये आपके नॉर्सेट के लिए, RRB के लिए, GNCH के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। ये है 2499 का।
ये जो बैच है फुल फ्लेज्ड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। आपको क्या करना है, बस इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप इन दोनों में से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में भी आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बीच में ही मिलेंगी, एंड डॉक्यूमेंट डाउट क्लासेस भी आपको इसी में ही मिलने वाली है विद ऑल द अपडेट्स ऑफ अपकमिंग वैकेंसी। तो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहने वाले हैं। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। Absence to develop wall between the right atrium and right ventricular is known as। तो जब वॉल्व नहीं बनता किसके बीच में, हमारे राइट एट्रियम ये रहा, लेफ्ट एट्रियम ये रहा, राइट वेंट्रिकल ये रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्व नहीं बनता, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंट होता है। मिट्रल सिनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, ट्राइकस्पर टेट्रेजिया, पल्मोनरी स्टेनोसिस। सो अब जिसने एनाटमी पढ़ी है अच्छे से हार्ट की, उसको पता होगा कि राइट एट्रियम एंड जो हमारा राइट वेंट्रिकल है इसके बीच में कौन सा वॉल्व होता है, तो वो होता है ट्राइकस्पर्ड वॉल्व। तो उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पर्ड एट्रेजिया। देखो दो चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डिफर करते हो, एक फिस्चुला होता है, एक होता है एट्रेजिया। फिस्चुला होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना, ठीक है, जहाँ पे कनेक्शन की नीड नहीं है वहाँ पे कनेक्शन बन गया। अट्रेजिया होता है कि कनेक्शन ही नहीं बनना, तो यहाँ पे कनेक्शन बन ही नहीं रहा है, वॉल्व क्या है, कनेक्ट होता है, ठीक है ना। पीडीए होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, दो मेजर वेड वेसल्स के बीच में क्या रह जाना, पेटेंट, पेटेंट मतलब ओपन एक होल बन जाना, कौन सी, आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी एंड एओर्टा, दोनों में लिख लेना, इसका क्वेश्चन भी आता है। पल्मनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच का एक कनेक्शन, ठीक है ना, उसके बीच में एक पेटेंट डक्टस, एक खुला ओपनिंग रह जाना, इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। मिट्रल वॉल्व का जो है टाइटनेस हो जाना उसको बोलते हैं स्टेनोसिस, एंड पल्मनरी वॉल्व का टाइटनेस होने को बोलते हैं पल्मनरी स्टेनोसिस। चलो नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी। सो अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी उस पेशेंट के लिए जिसका इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है। Provide supine position to the client, use bright light in the room, elevated the head of the end 50 to 30 degree, 2 hours suctioning। so देखो उस पेशेंट के लिए क्या जो है अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन रहने वाला है जिसका आईसीपी इंक्रीज होता है। देखो आईसीपी क्या है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज है, क्रेनियल कैविटी के अंदर का प्रेशर इंक्रीज है, तो उसको कम करने के लिए सबसे अच्छा होता है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, जिससे क्या है हेड क्रेनियल कैविटी पे प्रेशर नहीं पड़ता और वीनस ड्रेनेज होती है और अच्छे से जो है ब्लड सर्कुलेशन होती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है, और ये प्रॉपरली और अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन रहता है फॉर आईसीपी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है नर्स ऑन पिकू टू गिव 400 ml fluid to given on 8 hours, drop factor is 60 drops per minute, nurse will run this fluid at what flow rate। तो पिकू की नर्स को एडवाइस हुआ है कि एक बच्चा है उसको 400 ml जो है फ्लूइड चलाना है, कितने घंटे में, 8 आवर्स में, और 60 उसका ड्रॉप फैक्टर है। तो अब आप ये आ गया आपका फ्लूइड कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये आपके पास जितनी भी आपको वैल्यूज हमेशा दी होंगी क्वेश्चन में वो आपको ऐसे करके लिख लेनी है, देन आपको फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो आपको कितना फ्लूइड देना है, 400 ml, वॉल्यूम अपॉन चलता है टाइम, टाइम कितना है हमारे पास, यहाँ पे लिखा 8 आवर्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स, तो 8 आवर्स तो हम सीधे लिखेंगे नहीं, 8 आवर्स को हमेशा हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा है पर मिनट कितना फ्लो रेट चलाओगे, तो 8 इंटू 60 करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम अपॉन टाइम इंटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर हमें कितना दे रखा है, 60, तो इसको कट करेंगे, कट करके ये आ जाएगा आपका 50 ml। 50 ड्रॉप्स, सॉरी, कितना आप जाओगे अब देने पेशेंट को, बच्चे को 50 ड्रॉप्स पर मिनट जो है आप फ्लूइड देने वाले हो। सिंपल होता है, अगर आवर्स में टाइम दिया है तो उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट करो, ड्रॉप फैक्टर्स दिए हैं तो ड्रॉप फैक्टर लिख दो, अगर माइक्रो और मैक्रो सेट दिया है तो वो लिख दो, और जितना फ्लूइड वॉल्यूम दिया है बस आपको इसमें फिल करना है, वॉल्यूम अपॉन टाइम इन मिनट्स, इस फॉर्मूले को लिख लो अपने, इनटू ड्रॉप फैक्टर। इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। आगे एमसीक्यूज में हम उसका भी करेंगे, टैबलेट का भी करेंगे।
ये क्वेश्चन का आंसर था 50 ड्रॉप्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस शुड अ नर्स गिव टू पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी। सो आप क्या एडवाइस दोगे उस पेशेंट को जिसको लिथियम थेरेपी चल रही है। अब लिथियम किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, मेनिया की। मेनिया के पेशेंट को हम लिथियम देते हैं, सो ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिया के पेशेंट की। सो अब उसको आप क्या एडवाइस करोगे, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, टेक लिथियम आफ्टर मील, टेक मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक हाई कैलोरी डाइट। तो देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिथियम वाले पेशेंट में, एक तो सोडियम और एक तो फ्लूइड, दोनों जो है प्रॉपर करने होते हैं, ठीक है ना। दोनों का जो अमाउंट है वो प्रॉपर लेना होता है। सो यहाँ पे आप पेशेंट को क्या एडवाइस दोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, बिकॉज उसके थ्रू लिथियम जो है वो बॉडी से बाहर निकलती है। अगर अंदर रहेगी, पानी नहीं पिएगा तो अंदर रहेगी, तो क्या हो सकता है, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। सो सोडियम का ध्यान रखना है और फ्लूइड का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO हैंड वॉशिंग टाइम विद सोप। सो WHO का हैंड वॉशिंग टाइम क्या है सोप के साथ। सो यहाँ पे मिनट्स नहीं आएगा, यहाँ पे सेकेंड्स कर लेना, सेकेंड्स एंड सेकेंड्स। तो WHO का हैंड वॉशिंग का सोप का कितना टाइम है, 40 to 60 सेकेंड्स, 20 to 60 सेकेंड्स, 2 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आपको देती हूँ मैं करने के लिए। कल का क्वेश्चन देखते हैं क्या, जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर पेशेंट को डायबिटिक इंसिपिडस है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। सब बच्चों का ऑलमोस्ट ये ऑप्शन गलत था जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था। सो पढ़ो अच्छे से, टॉपिक्स को क्लियर करो, थ्योरी को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। डायबिटिक इंसिपिडस तब होता है जब ADH का लेवल जो है वो कम हो जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल जो है कम हो जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो वाटर जो है वो बॉडी में रिटेन नहीं करेगा और वाटर जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा, तो इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। यूरिन कैसा होता है, एकदम क्लियर और कलरलेस, ठीक है ना, कोई भी कलर नहीं होता यूरिन का, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर डेफिशिएंसी ऑफ ADH होता है तभी डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब होता है, डायूरेटिक्स देते हैं हम इसलिए ताकि वाटर जो है वो बाहर निकले, एंटी लग गया तो अब वाटर बाहर नहीं निकल रहा, बॉडी कंजर्व करता है, सो इसीलिए बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो अब जिसकी बॉडी में ये कम हो जाएगा तो एज अ डायूरेटिक सारा का सारा पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ये हेल्प करता है वाटर कंजर्वेशन में। अब ये वाटर कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करेगा क्योंकि कम है, सो पेशेंट को इंक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को आप लोगों को मिलने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो विदाउट एनी डिले आप बैच ज्वाइन करिए। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नहीं हो रहा है सो इट्स बेटर कि आप टाइम वेस्ट ना करते हुए बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ नहीं तो कहीं भी जहाँ भी आपको सही लगता है वहाँ पे, बट एटलीस्ट आप अपने आप को इतना कॉन्शियस रखिए कि आपको पता हो कि आप कैसी स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। 2 बैचेस हैं, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ जो कि है 1499 का, और एक हमारे पास ऑल इन वन फुल थ्योरी बैच जो कि है 2499 का। दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। फुल थ्योरी बैच में हम एनाटमी भी करने वाले हैं जो कि बहुत बच्चों की वीक है, प्लस साथ ही में हम करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के थ्योरी के टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें करेंगे, MCQs भी करेंगे। मतलब ये ऑल इन वन बैच है, हर एक आपके पेपर के लिए बेस्ट बैच है, RRB हो, नॉर्सेट हो, सबके लिए। सो अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, टेस्ट सीरीज दोनों में ही मिलने वाली हैं आप लोगों को, एंड डाउट क्लासेस भी मिलने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।